तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके समुदाय के गुणों के बारे में। देखिए, अब समुदाय के गुण में हमने सबसे पहले बात की थी जातीय विविधता, उसके बाद में बात की हमने प्रभाविता, डोमिनेंस। अब उसके बाद में जो थर्ड है वो है स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण। कम्युनिटी का थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह है स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन कहते किसे हैं? जैसे स्ट्रैटिफिकेशन स्तरीकरण, स्तर, लेयरिंग, स्ट्रैटा, लेयरिंग बन जाना, जोन बन जाना। अब जोन जो बनते हुए देखेंगे आप, वो देखने अपने को जो स्टडी करने हैं, अध्ययन करना है, वो है दो जगह, एक गहरी झील के अंदर और दूसरा वनों के अंदर। एक लेक के अंदर देखेंगे, डीप लेक में, और दूसरा हम देखेंगे फॉरेस्ट के अंदर। अब बात ये आती है कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये किस आधार पर है? क्या ये तापमान के आधार पर है? क्या ये जल के आधार पर है? तो मैं आपको बता दूं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि किसी झील के अंदर जब हम स्तरीकरण की बात करते हैं या वन के अंदर हम स्तरीकरण की या स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, वो प्रकाश के आधार पर होता है। तो देखिए लिखा भी है, प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर एक गहरी झील एवं वन में क्षेत्र विभेदित हो जाते हैं। मीन्स प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर कहीं पर प्रकाश ज़्यादा है, कहीं पर मध्यम है, मीडियम है, कहीं पर बहुत ही कम है और कहीं पर है भी नहीं, पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उसके आधार पर एक गहरी झील के अंदर और वन में कुछ जोन बन जाते हैं, स्ट्रेटा बन जाते हैं। इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन हम दो जगह पढ़ेंगे, एक स्ट्रैटिफिकेशन इन डीप लेक जो कि यहाँ दिया है, झील का स्तरीकरण, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, वनों में स्तरीकरण। तो सबसे पहले एक्वेटिक सिस्टम में, जलीय तंत्र में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झील के स्तरीकरण में ये एक गहरी झील है, गहरी झील। याद रखें, झील का गहरा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्ट्रैटिफिकेशन प्रॉपर देखना चाहते हैं तो एक झील अच्छी खासी गहरी होनी चाहिए। तो ये देखिए गहरी झील है, इस झील के चारों ओर ये क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है, फॉरेस्ट। अब जरा देखिए, किसी फॉरेस्ट में यदि कोई झील है तो जैसे आप उस झील के किनारे पर पहुंचते हैं तो किनारे पर होता है दलदली एरिया, और दलदली एरिया में ऐसे पेड़ उगते हैं जो पानी और लैंड, जल एवं स्थल दोनों पर उगने वाले होते हैं। मार्शी प्लांट्स, उभयचर पादप कहते हैं उनको, एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, जो दलदली एरिया में ग्रो करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी आप झील में जाएंगे तो एकदम तो डूब नहीं पाएंगे। किनारे वाला एरिया दलदली एरिया होता है, सेंटर वाला एरिया फिर ये गहरा एरिया, और नीचे ये बिल्कुल बॉटम है। तो इसके ऊपर हमने सन की लाइट देख रहे हैं पड़ते हुए। तो देखिए सन की लाइट पड़ रही है, किनारे वाले एरिया पर भी है, सेंटर में बड़ी अच्छी खासी पड़ रही है, और नीचे गहराई में जाते जाते इस एरिया तक लाइट नहीं आ रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट, प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर एक झील के अंदर तीन क्षेत्र, तीन जोन बन जाते हैं। इन जोन के नाम है सरोवरी क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन कहते हैं इसे। दूसरा वलांचल क्षेत्र, इसको लिटोरल जोन कहते हैं, किनारे वाला एरिया। थर्ड तलांचल क्षेत्र, इसको प्रोफंडल जोन या प्रोफंडल क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तीनों को देखिए कहां पर मिलेंगे। सरोवरी क्षेत्र झील का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट जहां पर ढेर सारे पादप पलवक होते हैं सिंगल सेल के और भोजन बनाते रहते हैं। तो ये किनारे वाला, ये जो सेंटर वाला, जो केंद्र वाला, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश ग्रहण करता है, सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव करता है, उसे कहते हैं हम सरोवरी क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन ध्यान रखें। अब जो किनारे वाला पार्ट होता है, झील के किनारे वाला पार्ट, बैंक वाला पार्ट, किनारे वाला पार्ट, जो दलदली होता है, मार्शी होता है, जहाँ कीचड़ होता है,
आप जाएंगे तो आप धंस जाएंगे। पानी भी है और लैंड भी है, दोनों एरिया मिले हुए हैं। वहाँ पर आपको दलदल में ग्रो करने वाले, दलदल में उगने वाले प्लांट्स मिलेंगे जिनको एम्फीबियस प्लांट या उभयचर जो है पादप भी कहते हैं। झाड़ियाँ मिलेंगी, उसे कहते हैं, उस वाले क्षेत्र को कहते हैं वलांचल क्षेत्र। याद रखें, वलांचल यहाँ पर है और सरोवरी सेंटर में है। देखिए यहाँ से आया है ये एरो, और ये वलांचल। वलांचल मतलब लिटोरल जोन। तो लेक के किनारे वाले एरिया को क्या कहेंगे? लिटोरल जोन। सेंटर वाले एरिया को क्या कहेंगे? लिम्नेटिक जोन या सरोवरी क्षेत्र। और गहराई में जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उस क्षेत्र को तलांचल क्षेत्र या प्रोफंडल जोन कहते हैं। तो अब आपको क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखें। एक झील है, उसका स्किन सेंटर वाला पार्ट लिम्नेटिक जोन, सरोवरी क्षेत्र। उसका किनारे वाला क्षेत्र, किनारे वाला दलदली एरिया, वो है लिटोरल जोन, वलांचल कहेंगे आप उसे। उसका गहराई में नीचे वाला जोन, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, बिल्कुल अंधकार रहता है, उसे कहेंगे आप तलांचल क्षेत्र या प्रोफंडल जोन। तो आप बता सकते हैं प्रोफंडल जोन में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते होंगे? एक तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि तलांचल क्षेत्र में, प्रोफंडल जोन में, क्योंकि प्रकाश नहीं पहुंचता, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषी जीव तो नहीं मिलेंगे। मीन्स पादप, हरे पेड़ पौधे वहां पर नहीं मिलते हैं। वहां पर कौन होंगे? अब देखिए, यहाँ पर पादप पल्वक ग्रो कर रहे हैं, और भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जंतु भी हैं। जब उनकी डेथ हो जाती होगी, मृत्यु हो जाती होगी, तो उनके जो मृत शरीर है वो नीचे जाकर जमा हो जाता है। ये जो नीचे डार्क कलर का दिखाया है ना, ये मृत शरीर ही है, जो किसी झील के अंदर जीवों का, जंतुओं का मृत शरीर। तो नीचे ढेर सारा मृत पदार्थ पड़ा रहता है। सो मृत पदार्थ को खाने वाले होते हैं विषम पोषी हेट्रोट्रॉप्स। इन विषम पोषी में कुछ जंतु भी होते हैं, बता दें आपको, जैसे केकड़ा, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, क्रैब, केकड़ा आ गया है। और इसमें रहने वाले जो है वो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, और जो सूक्ष्म जीव हैं वो हैं जीवाणु एवं कवक। तो देखिए, चाहे जंतु हो, चाहे जीवाणु एवं कवक, सूक्ष्म जीव हो, सब क्योंकि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, मृत पर निर्भर है, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स या विषम पोषी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि विषम पोषी इन तीनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो वो याद रखना है आपको, प्रोफंडल जोन या तलांचल में मिलते हैं। विषम पोषी यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ये जो है तलांचल क्षेत्र। तो बिल्कुल क्लियर है आपको, जड़ युक्त वनस्पति किनारे पर मिलेंगी, जिसका नाम है लिटोरल जोन। पादप पल्वक और जल में डूबे हुए जो प्लांट है वो मिलेंगे आपको सरोवरी क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन कहते हैं। और नीचे गहराई में आपको मिलेंगे विषम पोषी जंतु एवं सूक्ष्म जीव, जीवाणु एवं कवक, प्रोफंडल जोन के अंदर। तो ये था लेक का स्ट्रैटिफिकेशन, झील का स्तरीकरण। अब देखिए, झील के स्तरीकरण को पढ़ते वक्त आपको P/R रेशो भी पता करना होता है। P मतलब फोटोसिंथेसिस, R मतलब रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण एंड श्वसन का आपको रेशो निकालना है। अब प्रकाश संश्लेषण, ये ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप सही निकाल पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण पादपों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन रेस्पिरेशन, श्वसन, सूक्ष्म जीवों द्वारा श्वसन, जंतुओं द्वारा नहीं, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कहाँ पर होंगे? जहाँ पर मृत ज़्यादा होगा, इसलिए आर का वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा आएगा जहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा। अब आपके लिए इन तीनों जोन में P/R रेशो 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है या 1 के बराबर है, ये आपको निकालना है। बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको? P/R रेशो हम ले लेते हैं सरोवरी क्षेत्र में। सरोवरी क्षेत्र झील का सेंटर वाला पोर्शन, जहाँ पर लाइट बहुत अच्छी खासी आती है। लाइट अच्छी है तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? ज़्यादा। और क्योंकि यहाँ पर यदि कोई डेथ होती भी होगी, जरा सोचिए, तो डेड बॉडी तो नीचे चली जाती होगी दूसरे जोन में, तो यहाँ पर डेड पर फीड करने वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे वो तो कम ही होंगे, तो रेस्पिरेशन क्या होगा? कम। तो यहाँ इस वाले जोन में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा और रेस्पिरेशन, श्वसन कम, तो वैल्यू आएगा 1 से ज़्यादा।
याद रखें। तो P/R रेशो में बॉक्स में कर देता हूँ, ये आएगा 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होगा। P ज़्यादा R कम, तो 1 से ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तलांचल में। यहाँ पर लाइट ही नहीं आती है तो प्रकाश संश्लेषण तो नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ है, तो रेस्पिरेशन श्वसन क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जब R ज़्यादा और P कम तो वैल्यू आएगा 1 से कम। तो P/R रेशो आपको मिलेगा 1 से कम। सो P/R इज लेसर देन 1। वलांचल क्षेत्र, लिटोरल जोन, देखिए यहां पर जिसकी डेथ होती है वो भी इकट्ठा यही हो जाता है। तो यहां फोटोसिंथेसिस भी है और रेस्पिरेशन भी है, क्योंकि यहां पर जो डेड है वो नीचे नहीं आता है, किनारे वाला पार्ट है। तो रेस्पिरेशन भी, श्वसन भी प्रकाश संश्लेषण के बराबर होता है, इसलिए यहां P/R रेशो 1 आएगा। ये आपको तीनों रेशो याद रखने हैं कि सरोवरी क्षेत्र लिम्नेटिक जोन में P ज़्यादा R कम, तो P/R रेशो 1 से ज़्यादा, जबकि प्रोफंडल जोन में P कम R ज़्यादा तो 1 से कम रहेगा, जबकि लिटोरल जोन में P = R होता है, इसलिए P/R रेशो 1 रहेगा। तो P/R रेशो आपको क्लियर है और झील का स्तरीकरण भी आपको क्लियर है। तीनों जोन आपको ध्यान रखने हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। झील के स्तरीकरण के बाद में स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर। वनों में स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। देखिए, यदि वनों के अंदर आपको स्ट्रैटिफिकेशन देखना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, स्पेशली एक जगह जाना पड़ेगा जहां पर मिलते हो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। मतलब आपको यदि वनों के अंदर स्तरीकरण देखना है, स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा केरल में या हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वहीं पर आपको ये स्ट्रैटिफिकेशन दिखाई देगा। तो पहली कंडीशन ये, हर एक फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है। अब बताते हैं कि क्यों जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है वहां पर स्तरीकरण मिलता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। उसके पीछे वजह देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर लाइट की कोई कमी नहीं है और बारिश बहुत बढ़िया होती है और तापमान भी पूरे साल भर बड़ा अच्छा बना रहता है। ऐसी कंडीशन में जरा सोचिए, कौन प्लांट ग्रो नहीं करना चाहेगा? हर एक प्लांट ग्रो करता है, जो भी है वहां पर वो भी कोशिश करता है। तो वहां पर इतने पेड़ पौधे होते हैं तो वो सब ग्रो करने के लिए सबकी अपनी अपनी लाइट की नीड होती है। किसी की ज़्यादा है, किसी की मध्यम है, मीडियम है, किसी की बहुत ही कम है, ना के समान है। तो उसी हिसाब से वो प्लांट क्या करते हैं, वहां पर अपनी हाइट बनाते हैं। देखिए, ये जो ट्री है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है, इसको लाइट ज़्यादा चाहिए। तो समझदारी इसकी ये है कि ये साइड में ग्रो करने की बजाय अपने स्टेम को ऊंचा करे और अपने लीफ को ऊपर की ओर फैला ले। तो इसलिए इसने ऊंचा हुआ और ऊपर फैला लिया, इसको लाइट ज़्यादा चाहिए थी। इस वाले को इससे कम लाइट चाहिए थी तो इसने इससे नीचे रहा, लेकिन और सबसे ऊपर है। इसको इससे कम, इसको इससे कम, इसको ना के समान चाहिए। तो इसलिए अलग अलग डिफरेंट हाइट फॉर्म, डिफरेंट जो है वृद्धि, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म जो दिख रही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट, ये प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर है। इसको ज़्यादा लाइट चाहिए तो ये सबसे ऊंचा है, इसको सबसे कम लाइट चाहिए तो इसलिए इसने सोचा, समझदारी ये है कि नीचे छाया में छिपे रहो। तो देख सकते हैं आप, सतही जीव जिसको सबसे कम लाइट चाहिए, बस नीचे शेड में ग्रो कर रहा है, सरफेस ड्वेलर्स। उसके बाद में शाक, इनको थोड़ा और ज़्यादा लाइट चाहिए, हर्ब्स। उसके बाद में इनसे ज़्यादा लाइट चाहिए छोटे शूप, अंडर श्रब्स। इसके बाद में बड़े शूप, श्रब्स, और बहुत ज़्यादा जिनको लाइट चाहिए जो ऊंचे हैं, वृक्ष, ट्रीज। तो ये डिफरेंट हाइट फॉर्म यहाँ बन जाती है। आपको ऐसे एरिया में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, आप ऊपर से फोटो तक नहीं ले सकते क्योंकि लाइट का देखिए कितना बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। लाइट यहाँ बर्बाद नहीं होती, बहुत इफिशिएंटली, बड़े अच्छी तरीके से प्रकाश का यूज़ किया जाता है अलग अलग हाइट फॉर्म बनाकर। अब देखिए, यहाँ पर ये नाम तो दे दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचे सतही जीव बिल्कुल नीचे ग्रो कर रहा है, इस पर लाइट नहीं जाती होगी, बेचारे को उखाड़ कर खुले में लगा दो। यदि आपने इसे उखाड़ कर खुले में लगा दिया और ज़्यादा लाइट इसको मिल गई तो ये मर जाएगा।
क्योंकि इस सतही जीव ने अपना एक सूक्ष्म क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट बनाया हुआ है, कम लाइट वाला, और वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर छोटा ग्रो करके अपने आप को वहाँ सर्वाइव करा लेता है। देखिए इन पेड़ों को आपको देखकर नहीं लगता जैसे सतही जीव फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, मंजिल है, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल बन रही है। यही वजह है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को बहुमंजिला वन या मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहा जाता है। इन वनों के अलावा और किसी को मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट नहीं किया कहा जाता। तो याद रखें, नोट में यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहली ये कि ये स्ट्रैटिफिकेशन जो फॉरेस्ट के अंदर है, वनों में जो स्तरीकरण है, वो सर्वाधिक सुस्पष्ट स्तरीकरण मिलता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और दूसरा, क्योंकि अलग अलग लेयर बनी है, अलग अलग मंजिल सी बनी रहती हैं, इसलिए इनको बहुमंजिला वन भी कहते हैं, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो स्तरीकरण और या कह सकते हैं कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस एंड स्तरीकरण यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर समुदाय के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है अनुकर्मण। पारिस्थितिकी अनुकर्मण या इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, पारिस्थितिकी अनुकर्मण किसे कहते हैं, उसके बारे में एक एग्जाम्पल से समझिए। वैसे तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि किसी खाली पड़ी जगह पर पादप समुदाय का स्थापित हो जाना पारिस्थितिकी अनुकर्मण या जैविक अनुकर्मण कहलाता है। देखिए, खाली पड़ी जगह पर पादप समुदाय आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, जंगल खड़ा हो जाए, वन आ जाए, इसी को हम जैविक अनुकर्मण कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप कि ये पारिस्थितिक अनुकर्मण क्या होता है, क्या आपने देखा है या नहीं है, उसको आप समझिए। देखिए, आप जो है जिस एरिया में भी रहते हैं वहाँ पर आप किसी खाली फील्ड को, खाली मैदान को ऑब्जर्व करिए। खाली फील्ड पड़ा है, बंजर है बिल्कुल, 1 साल 2 साल 3 साल तक क्या वो खाली ही रहता है? आप कहेंगे नहीं, इसकी सर कुछ समय बाद वहाँ पर घास आ जाती है, ग्रास आ जाती है। क्या घास जो है वो आपने वहाँ पर लगाई है? क्या ग्रास के बीज आपने वहाँ पर डाले हैं? तो इसका जवाब आएगा कि आपने तो कुछ नहीं किया, वहाँ पर ग्रास आपने तो नहीं डाली है, तो फिर वहाँ पर घास आई कैसे? ग्रास के जो बीज हैं, सीड हैं, वो हवा के माध्यम से उस खाली पड़ी जगह पर आए और वो वहाँ पर अंकुरित कर गए और जर्मिनेट कर गए और ग्रो कर गए। अभी वहाँ घास है, यदि उस घास को कोई भी वहाँ से उखाड़े नहीं, कोई भी किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाए, तो वहाँ पर कुछ समय बाद 3-4 साल बाद आपको थोड़ा बड़ी ग्रास दिखाई देगी, फिर छोटी झाड़ियाँ दिखाई देंगी, फिर बड़ी झाड़ियाँ दिखाई देंगी, और एक टाइम के बाद में मैं बता दूँ आपको, एक समय के बाद में उस खाली पड़ी जगह पर आपको काष्ठीय पादप वृक्ष दिखाई देंगे। मतलब वो खाली पड़ी जगह जंगल में, वन में परिवर्तित होती आपको दिखाई देगी। तो इसी तरीके से एक क्रमशः तरीके से सिक्वेंशियल मैनर में खाली पड़ी जगह पर पादप समुदाय का स्थापित हो जाना, इसी को कहते हैं अनुकर्मण। फिर तो आप ये कहेंगे कि सर खाली पड़ी जगह पर कहीं पर वृक्ष लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, एक समय के बाद में हर जगह काष्ठीय पादप और फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, इकोलॉजी पारिस्थितिकी इसी को कहती है कि खाली पड़ी जगह को उसके हाल पर यदि छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर वन स्थापित हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वन को स्थापित होने में समय लगता है, और समय इतना लगता है कि आप उसको नहीं देख सकते। किसी खाली पड़ी जगह पर वन को आने में कम से कम 200 साल लगते हैं, 200 ईयर्स, और यदि मैं अधिकतम की बात करूं तो अधिकतम 1000 साल लग जाते हैं। अब जरा सोचिए कि कम से कम 200 साल और अधिकतम 1000 वर्ष लगते हैं, तो आप अनुकर्मण को केवल समझ सकते हैं,
देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए तो आपको 200 साल चाहिए। तो इसलिए खाली पड़ी जगह पर वन आएगा, लेकिन वो समय लेता है। अब बात ये आती है, खाली पड़ी जगह पर घास आए, घास ही क्यों नहीं बनी रही, उसके बाद में छोटी झाड़ियाँ, बड़ी झाड़ियाँ, फिर वन क्यों आए? आखिर क्या वजह होती है कि किसी भी क्षेत्र में कोई कम्युनिटी होती है, कोई समुदाय होता है, तो वो चेंज क्यों हो जाता है? उसके पीछे समुदाय की एक नेचर, एक स्वभाव होता है। वह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वह है जैविक समुदाय कभी स्थायी नहीं होता है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी कभी स्टेबल नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है, आपको आइडिया लगेगा। देखिए, ये खाली पड़ी बंजर भूमि है, पत्थर है। इस पत्थर पर ना तो नमी है, पत्थर है, गर्म रहते हैं, और ना ही यहाँ पर खनिज लवण है। इस खाली पड़ी जगह पर ढेर सारे बीज आ तो रहे हैं हवा के माध्यम से, लेकिन कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन कोई तो है ऐसा जो खाली जो पड़ी पत्थर पर ग्रो करना जानता है। इसके बारे में हम बाद में बात भी करेंगे, एग्जाम्पल की लेंगे। लेकिन सपोज करिए कि एक था, वो ग्रो कर गया। ए नाम का कोई पादप है, वो इन खाली जगह पत्थर पर ग्रो करना जानता है, वो ग्रो कर गया, खाली पड़ी जगह पर ग्रो किया, वृद्धि किया, जनन करेगा और मृत्यु हो जाएगी। जब मृत्यु हो जाएगी तो इसके जो बॉडी है, इसकी जो शरीर है, वो यहीं पर मिक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जब आया था तो भूमि बंजर थी, लेकिन जब यहाँ पर वृद्धि, जनन और मृत्यु कर की इसने, तो यहाँ पर इस खाली पड़ी बंजर भूमि पर इसने थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, खनिज लवण भी डाल दिए और थोड़ी सी मॉइस्चर भी आ गई। तो इसने अब इसके जो बीज हैं, जब वो यहाँ पर गिरेंगे तो ये कहेंगे हमें तो खाली जगह चाहिए, बंजर भूमि पर ग्रो करते हैं। जबकि इसने ही उस बंजर भूमि को अपने लायक ना करके किसी दूसरी जाति के लायक बना दिया। मतलब इसी पहली ए ने अपने चारों ओर का वातावरण अपने लिए प्रतिकूल और किसी दूसरी बी स्पीसीज के लिए अनुकूल बना दिया है। इसी को कहते हैं कि जैविक समुदाय कभी स्थायी नहीं होता, वो लंबे समय तक रहता है। तो लंबे समय तक रहने पर वो अपने चारों ओर के वातावरण को अपने प्रतिकूल बना देता है और किसी दूसरी जाति के लिए अनुकूल बना देता है। तो देखिए, बी आ गई, ए को जाना पड़ेगा, बी आ गई। अब बी भी यहाँ पर वही करेगी, वृद्धि करेगी, जनन करेगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वो भी यहाँ पर ऐड करेगी, वो भी अपने वातावरण को अपने लिए प्रतिकूल और किसी दूसरी स्पीसीज के लिए अनुकूल बना दिया है, सी के लिए। अब सी आ गई है, सी भी वही करेगी, वृद्धि, जनन, मृत्यु। तो जरा देखिए, हमने नीचे दिखाया भी है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन और मैटर बढ़ रहा है, मृदा का और निर्माण भी हो रहा है। तो डी आ गई है, तो डी भी ऐसे ही करेगी, वृद्धि, जनन, मृत्यु। उसके बाद में डी भी अपने वातावरण को अपने लिए प्रतिकूल और किसी दूसरी स्पीसीज के लिए अनुकूल बना देगी। उसके बाद में ई आ जाएगी, ई भी सेम ऐसे ही करेगी, अपने वातावरण को अपने लिए प्रतिकूल और किसी दूसरी स्पीसीज के लिए अनुकूल। लेकिन जो एफ आई है, एफ जिसमें आते हैं कौन, काष्ठीय पादप, ट्रीज, फॉरेस्ट जो है, ये अपने वातावरण को इतनी तेजी से चेंज या बदलाव नहीं करते हैं जितनी तेजी से इन ए बी सी डी ई ने किया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये काष्ठीय पादप जो एफ है, ये अपने वातावरण के साथ समन्वय में रहते हैं, इक्विलिब्रियम बनाकर रखते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी मरेंगे नहीं, तो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इनको सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा स्थायी कह देते हैं। स्थायी ये भी नहीं है पूरी तरीके से, ध्यान रखें कि हमने बोला है कि जैविक समुदाय कभी स्थायी नहीं होता है, तो स्थायी ये भी नहीं है। लेकिन ये स्थायी इसलिए बोल दिए जा रहे हैं, वो इनकी तुलना में, ए बी सी डी ई की तुलना में ये वाले ज़्यादा स्थायी हैं। तो देखिए, कुल मिला के पूरा खाली पड़ी जगह थी, एक क्रमशः तरीके से सिक्वेंशियल मैनर में पहले आए ए, फिर बी, सी, डी, ई और फाइनली क्या आ गया, फॉरेस्ट आ गया। तो खाली पड़ी जगह पर पादप समुदाय का स्थापित हो जाना इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो आप समझें। खाली पड़ी जगह पर जो आता है, जो शुरुआत करता है, उसे पूर्वगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। याद रखें, खाली पड़ी जगह पर जो शुरुआत करता है उसको पूर्वगामी समुदाय या
पायोनियर कम्युनिटी करते हैं। पायोनियर का मतलब होता है पहले आने वाला, पायोनियर। और जो सबसे लास्ट में रहता है, काष्ठीय पादप जिसमें आते हैं, उसे चरम समुदाय कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेज, याद रखें, शुरू में आने वाला पायोनियर और सबसे लास्ट में जो रुकता है वो है क्लाइमेक्स। और इस पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में आने वाले बी, सी, डी, ई जो आते हैं और जाते हैं, उनको कर्मकी चरण कहते हैं, सीरल स्टेज कहते हैं, सीरल स्टेज, सीरल स्टेज कहते हैं। अब देखिए, पुरोगामी समुदाय, कर्मकी चरण, चरम समुदाय, पायनियर, सीरल स्टेज, क्लाइमेक्स, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं सीरे कर्मक, सीरे कहते हैं। अब ये सीरे यदि जल में हैं तो हाइड्रोसीरे, और यदि ये सूखी जगह पर है, ड्राई में है, तो जीरो सीरे कहते हैं। बहुत सिंपल है, जल कर्मक और ये सूखे में होने वाला शुष्क कर्मक कह देंगे, जीरो सीरे। तो कर्मक कहाँ हो रहा है, मीन्स यदि जल वाटर के अंदर सिक्वेंशियल मैनर में पादप समुदाय स्थापित होता है तो हाइड्रोसीरे, और यदि शुष्क क्षेत्र पर होता है तो जीरो सीरे कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर से अगेन बता देता हूँ, जो शुरुआत करेगा वो पायनियर कम्युनिटी या पुरोगामी कहलाएगा, जो सबसे लास्ट का है वो चरम समुदाय या क्लाइमेक्स स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो पुरोगामी और चरम के बीच में आते हैं कर्मकी चरण, सीरल स्टेज, और पूरे के पूरे सीक्वेंस को फ्रॉम ए टू एफ, ए बी सी डी ई एफ, इनको सीरे कहते हैं। अब सीरे को अलग फर्दर कुछ क्लासीफाई किया है, बहुत इजी है, मॉड्यूल के अंदर मेंशन है, इसको आप देखिए। यदि सक्सेशन पानी के अंदर है, वाटर के अंदर, तो वाटर जुड़ गया सीरे के साथ, हाइड्रो सीरे कहेंगे। और यदि वो शुष्क क्षेत्र पर ड्राई तो जीरो सीरे कहेंगे। जीरो से आप जानते हैं जीरो फाइट्स। अब हाइड्रो जो वाटर बॉडी है वो भी दो तरह की होती है, एक तो सोल्ट वाला हो सकता है पानी, सेलाइन, मरीन वाटर, तो उसे बोलेंगे हैलो सीरे, हैलो मतलब सोल्टी होते हैं। और यदि वाटर एसिडिक है, अम्लीय है, तो उसे कहेंगे ओक्सैलो सीरे। यदि वाटर सॉल्टी है तो हैलो सीरे, और यदि पानी जो है अम्लीय है तो ओक्सैलो सीरे। हाइड्रोसीरे, हैलो सीरे, ओक्सैलो सीरे, सब जल वाले को मिलाकर बोलते हैं हाइड्रार्च। हाइड्रार्च वाटर से संबंधित है। अब इसके बाद में ड्राई में देखिए जीरो सीरे। जीरो सीरे यदि सैंड पर हो रहा है, बालू मिट्टी पर हो रहा है, तो उसे बोलेंगे जैमो सीरे। और यदि वो चट्टान पर हो रहा है, रॉक्स पर हो रहा है, रॉक्स पर, तो उसको कहेंगे लीथो सीरे। अब जीरो सीरे, जैमो सीरे और लिथो सीरे, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं जीरार्च। उसे हाइड्रार्च वाटर वाले को, और इसको जीरार्च कहा जाता है। हम आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल हाइड्रोसीरे का पढ़ेंगे कि जल के अंदर किस तरीके से अनुक्रमण होता है, और एक एग्जाम्पल हम लिथोसीरे का पढ़ेंगे, मतलब रॉक्स के ऊपर, चट्टान के ऊपर अनुक्रमण कैसे होता है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था सक्सेशन के बारे में। अब सक्सेशन में आगे यदि बात करें तो कुछ गुण आते हैं, गुण को अभी हमने होल्ड किया है, इनको अभी थोड़ा कंप्लीट करने के बाद में सक्सेशन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये नहीं छूटा, ये बाद में आएगा। उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स दिए हैं आपके मॉड्यूल में, वो देख लेते हैं। अनुक्रमण के प्रकार, कारण, पहले अनुक्रमण के कारण, कोजेज ऑफ सक्सेशन। भाई अनुक्रमण के क्या वजह होती है, अनुक्रमण के क्या कारण है, वो हम समझना चाह रहे हैं। पहला, जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स। खुद स्पीसीज जिम्मेदार होती है, खुद स्पीसीज जिम्मेदार होती है अपने वातावरण को अपने लिए ही प्रतिकूल और किसी दूसरी जाति के लिए, प्रजाति के लिए अनुकूल बना देती है। इसको कहते हैं जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स। दूसरा है भू आकृतिक कारक, फिजियोग्राफिक फैक्टर। भू आकृतिक कारक या फिजियोग्राफिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, उनके एग्जाम्पल देखिए। मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन, मृदा जमाव, सॉयल डिपोजिशन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, ज्वालामुखी लावा, वोल्केनिक लावा। ये ज्वालामुखी लावा की वजह से क्या होगा, क्षेत्र खाली हो जाएगा, और यदि क्षेत्र खाली हो जाएगा तो वहां पर अनुक्रमण शुरू हो जाएगा। मृदा अपरदन की वजह से भी क्षेत्र खाली हो जाएगा, मृदा जमाव की वजह से भी क्षेत्र खाली हो जाएगा, और भूस्खलन की वजह से भी क्षेत्र खाली हो जाता है। तो भू आकृतिक कारक में वो सब कारक आते हैं जो रिक्त क्षेत्र का निर्माण
करते हैं, मतलब एरिया को खाली करते हैं, रिक्त क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखें, कॉजेज ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के कारण दो हैं, एक जैविक कारक और दूसरा भू आकृतिक कारक, बायोटिक फैक्टर्स एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। अनुक्रमण के प्रकार, देखिए अनुक्रमण के प्रकार में ये यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही खास ये पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन नीट यूजी के अंदर फ्रीक्वेंटली बनता है, आप इसे ध्यान से समझें। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, दो तरह के होते हैं सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण प्राइमरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपको प्राथमिक अनुक्रमण एंड द्वितीयक अनुक्रमण के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्लियर कट, कि प्राथमिक अनुक्रमण का क्या एग्जाम्पल है भाई, कि भाई प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ होता है, द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से पहले बताता हूँ कि प्राथमिक अनुक्रमण कहते किसे हैं। प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन उसको कहा जाता है कि ऐसी जगह सक्सेशन हो रहा है, पादप समुदाय ऐसी जगह स्थापित होने जा रहा है जहां पर पहले से कभी कोई भी वेजिटेशन या वनस्पति नहीं था वहां पर, मतलब बिल्कुल चट्टान है, कभी कोई पेड़ पौधा ग्रो करता ही नहीं था वहां पर। अब जरा बताइए, ऐसी जगह यदि कोई ग्रो करने की सोचेगा, पत्थर पर ग्रो करना है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा मृदा का निर्माण। वहाँ पर मृदा का निर्माण करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पहली बार पादप समुदाय आ रहा है, तो उसी को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मृदा का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए प्राथमिक अनुक्रमण बहुत ही धीमे होता है, स्लो गति से, धीमी गति से होता है, ध्यान रखें, क्योंकि मृदा को बनने में समय लगता है, उसको बनाने में समय लगता है। द्वितीयक अनुक्रमण, जहाँ पर पहले से कोई समुदाय रहा है, ध्यान से समझे, जहां पर पहले से कोई वनस्पति थी, लेकिन किसी वजह से वो वनस्पति वहां से उजड़ गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। वो डिस्ट्रॉय या बर्बाद नेचुरली प्राकृतिक तौर पर भी हो सकती है या मानव द्वारा भी हो सकती है। तो प्राथमिक अनुक्रमण ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर पहले से कुछ ना हो, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी लावा है, ज्वालामुखी लावा निकला, उस पर कुछ है ही नहीं पहले से, तो उसके ऊपर मृदा का निर्माण करना पड़ेगा, कौन सा अनुक्रमण होगा, प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स, चट्टाने हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, वहां पर जो आएगा इग्नियस रॉक, प्राथमिक अनुक्रमण। रेत के टीलों पर, सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों पर प्राथमिक अनुक्रमण। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, प्राथमिक अनुक्रमण, ध्यान रखें। समुद्री प्रवाल, कोरल रीव्स, कोरल रीव्स बन गई हैं, उनके ऊपर मृदा का निर्माण करना है, वनस्पति को आना है, तो कौन सा होगा, प्राथमिक अनुक्रमण। और इन सब में सबसे ज़्यादा खास, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, वह है नव विकसित तालाब या जलाशय, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वोयर। नया कोई तालाब तैयार किया है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नया एक तालाब तैयार किया है या नया कोई एक जलाशय तैयार किया है, उसमें कौन सा अनुक्रमण होगा। गलती से भी द्वितीयक अनुक्रमण नहीं बोलना है, नए तैयार किए गए नव विकसित तालाब या जलाशय में होगा प्राथमिक अनुक्रमण। ये आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक अनुक्रमण के एग्जाम्पल है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण में मृदा का निर्माण करना पड़ता है और वो वहाँ पर होता है जहाँ पर पहले से कोई समुदाय ना रहा हो, इसीलिए वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है। तो पूर्वगामी समुदाय से लेकर वन तक बनने में 1000 वर्ष लगते हैं, 1000 ईयर लगते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि प्राथमिक अनुक्रमण एक धीमा चलने वाला अनुक्रमण है, स्लो है, ध्यान रखें, स्लो है। और कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन फोकस करना है नव विकसित तालाब या जलाशय। अब द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन पर आते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पर पहले से वनस्पति थी, वेजिटेशन था, लेकिन या तो मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा वो नष्ट हो गया, अब दोबारा वहाँ पर पेड़ पौधे को आना है। तो एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि दोबारा पेड़ पौधों को आना है
और वहाँ पर पहले पेड़ पौधे ग्रो किया करते थे, इसका मतलब वहाँ पर मृदा पहले से ही है। यदि मृदा पहले से है तो मृदा का निर्माण नहीं करना है, और मृदा का निर्माण नहीं करना है तो एक बहुत ज़्यादा जो समय लगने वाला है वो यहाँ पर नहीं लगता है। इसलिए द्वितीयक अनुक्रमण बहुत तेज गति से होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृदा का निर्माण नहीं करना होता। अब देखिए वो कहाँ कहाँ पर होंगे। जले वन, फायर हो गई जंगल में, फॉरेस्ट फायर वाला एरिया है। देखिए आग लगी है, पेड़ जल गए हैं, लेकिन राख की फॉर्म में मिट्टी मृदा तो वहीं पर है, तो इसलिए वहां पर कौन सा होगा, द्वितीय अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। डिफॉरेस्टेशन, कटे वन, वन को काट कर ले गए, भाई पेड़ को ही तो काट कर ले गए आप, मृदा तो वहीं पर है, दोबारा आ जाएंगे वहां पर, यदि पेड़ आ जाए वहां पर दोबारा अपना वनस्पति आ जाएगी। कटे वन, जले वन, कटे वन, फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन। बाढ़ वाली जमीन, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आने पर जो है क्या होगा, पानी भर गया, वनस्पति नष्ट हो गई, बल्कि बाढ़ आने से तो और मृदा जो है खनिज लवण युक्त हो जाती है, तो और जल्दी से आ जाएगा। और लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कृषि, छोड़ी गई कृषि भूमि। कैसे? सपोज करिए कि कोई किसान यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जगह खेती बाड़ी कर रहा है, खेती बाड़ी की 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद में देखा कि इस मृदा में इतनी जान नहीं है और वो उसको छोड़कर दूसरी जगह चला गया, मतलब झूम खेती की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर जब जगह को जहाँ पर कृषि कर रहा था वहाँ से जब छोड़कर चला गया, तो वहाँ पर जो अनुक्रमण होगा उसे आप प्राथमिक कहेंगे या द्वितीयक कहेंगे? आप उसे द्वितीयक कहेंगे, सेकेंडरी अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन आप उसको बोलेंगे। देखिए कृषि की छोड़ी गई कृषि भूमि, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि एक किसान किसी जगह खेती कर रहा है और 1-2 साल के बाद में खेती की जमीन को छोड़कर चला गया है, तो किसान के द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर किस तरह का अनुक्रमण मिलेगा, प्राथमिक या द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपका आंसर जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि वो कृषि की जगह को छोड़ के गया है, वहाँ पर अभी मृदा है, और मृदा है तो वहाँ पर बड़ी जल्दी समुदाय, पादप समुदाय स्थापित हो जाएगा। द्वितीयक अनुक्रमण में क्योंकि मृदा होती है, इसीलिए देखिए घास को आने में 50 से 100 वर्ष लगेंगे और वन को आने में 100 से 200 वर्ष। 100 से 200 वर्ष में वहाँ पर वन स्थापित हो जाता है। अब जरा सोचिए, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर करिए। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, और इसमें ऑप्शन यदि दिए जाएं कि प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है या फास्ट, तो आपका आंसर क्या जाएगा? स्लो। सेकेंडरी सक्सेशन स्लो या फास्ट, तो आपका जाएगा फास्ट। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? फास्ट होता है, तीव्र होता है, तेज होता है। अब मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, बताइए, नया तैयार किया हुआ तालाब या जलाशय, प्राथमिक अनुक्रमण या द्वितीयक अनुक्रमण? आंसर जाएगा प्राथमिक अनुक्रमण, नया तैयार किया गया तालाब। दूसरा, कृषि की छोड़ी गई जमीन, किसान द्वारा कृषि करके उस जमीन को छोड़ दिया गया है, उस पर कौन सा सक्सेशन होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो आपका आंसर जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। ध्यान रखें कि कितनी स्पीड से होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल हम जलक्रमक हाइड्रोसीरे का पढ़ेंगे और दूसरा हम लिथोसीरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सक्सेशन के अंदर, अनुक्रमण के अंदर अभी तक हमने समझा कि अनुक्रमण होता क्या है, सक्सेशन की डेफिनेशन की बात की। उसके बाद में हमने बात की कि सक्सेशन के कोजेस क्या होते हैं, कोजेस ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के क्या क्या वजह होती है, अनुक्रमण के कारण क्या होते हैं। दूसरा फिर हमने बात की, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वो थी कि सक्सेशन के प्रकार, अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक आते हैं। अब इसके बाद में और बेहतर तरीके से अनुक्रमण को समझने के लिए हम बात करते हैं जल के अंदर अनुक्रमण से। देखिए जल के अंदर अनुक्रमण जिसे कहते हैं जल क्रमक या हाइड्रोसीरे कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुक्रमण को और बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला जल के अंदर अनुक्रमण और दूसरा हम पढ़ेंगे कि
किसी पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर अनुक्रमण, जिसे हम लिथोशीरे कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जल के अंदर खाली बिल्कुल प्योर वाटर है और वहाँ पर कैसे ग्रेजुअली एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक क्रमशः तरीके से पादप समुदाय स्थापित हो जाता है। तो बात करते हैं हाइड्रोसीरे। हाइड्रोसीरे में नए बने झील या तालाब में अनुक्रमण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये है एक झील, या इसको आप तालाब समझ सकते हैं। ये एक झील है और झील के अंदर पानी भरा हुआ है। देखिए, झील गहरी है, पानी बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, और पानी खाली माना जाएगा कि पानी भरा हुआ है, इसमें कोई भी इस टाइम पर प्रजाति जाति नहीं है। अब बता सकते हैं कि बिल्कुल प्योर वाटर है झील का, तालाब का, उसमें सबसे पहले कौन आएगा? उसके अंदर आएंगे सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, और जो अपना भोजन खुद बनाना जानते हैं, पादप, पलवक, या जिन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो हमने बात की थी कि खाली पड़ी जगह, चाहे वो जल हो या बंजर भूमि हो, वहाँ पर जो पहले आता है उसको हम पुरोगामी समुदाय या पायनियर स्टेज या पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रोसीरे में पुरोगामी समुदाय या पायनियर कम्युनिटी कौन बना रहा है? तो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा पादप पलवक। तो याद रखें, पादप पलवक फाइटोप्लैंक्टन्स जल क्रमक में हाइड्रोसीरे में बनाते हैं पुरोगामी समुदाय, पायनियर कम्युनिटी। शुरुआत की उन्होंने। अब देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स में आपको फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में केवल ये नहीं कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज याद कर लिया, बात बन गई, आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरा डाइएटम्स, जानते हैं आप, प्रोटिस्ट, प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। और तीसरा वॉल्वॉक्स ध्यान रखना है, ग्रीन एल्गा है, ये भी पायनियर का ही पार्ट है, पायनियर बनाता है। अब क्या होगा यहाँ पर? फाइटोप्लैंक्टन्स जो है यहाँ पर ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और डेथ कर जाएंगे। और जब डेथ करेंगे तो इनकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी? इनकी डेड बॉडी नीचे झील की तलहटी में तल पर इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब गहराई में नीचे झील में डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ लगातार इकट्ठा होता रहेगा। तो देखिए, पहली स्टेज के बाद में जब दूसरी स्टेज में आए तो नीचे हमने थोड़ा डार्क किया, मतलब ये बताया कि फाइटोप्लैंक्टन्स पादप पलवक की लगातार मृत्यु होने की वजह से उनकी वृद्धि, उनका जनन, उनकी मृत्यु से नीचे गहराई में थोड़ा सा डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होते ही दूसरे प्लांट्स इनवाइट हो जाते हैं। पादप पलवक के बाद में दूसरे प्लांट्स आते हैं जो जल में डूबे हुए रहते हैं, जल में डूबे रहते हैं, इसलिए इस स्टेज का नाम है जल निमग्न अवस्था, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। मतलब ऐसे पादप जो रूटेड है, जड़ रखते हैं, लेकिन वो जल में डूबे हुए रहते हैं, जल के बाहर कभी नहीं आते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया ऐसा पादप है जो रूटेड होता है, जिसमें जड़ होती है, जड़ युक्त रहता है, लेकिन जल के अंदर हमेशा डूबा हुआ रहता है। तो दूसरी स्टेज आई जल निमग्न अवस्था, रूटेड सबमर्ज स्टेज, वैलिसनेरिया। अब वैलिसनेरिया भी क्या करेगा? वही काम करेगा, वो ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और डेथ करेगा, वृद्धि करेगा, जनन करेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो उसके जो बॉडी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसका यहीं पर नीचे इकट्ठा होगा। जब नीचे इकट्ठा होगा तो डेड ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा और बढ़ जाएगी। देखिए, लगातार मृत कार्बनिक पदार्थ झील के तल में नीचे बॉटम पर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बढ़ा तो बढ़ने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर देखें यदि आप, तो अब ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो बढ़ने के बाद में यहाँ पर दूसरी स्टेज आ जाएगी। ऐसे पादप आएंगे जो रूटेड है, जड़ है, लेकिन पानी के ऊपर तैरते हुए रहते हैं। रूटेड है, पानी के ऊपर तैरते हुए रहते हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? जड़ प्लावी अवस्था, मतलब रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है। कभी आपने किसी तालाब में से कमल को देखा होगा। कमल को यदि आप जाएं, ऊपर तैर रहा है, कमल को निकालने की कोशिश करेंगे, चलो ऊपर तैर रहा है तो निकाल लेते हैं।
आप जैसे ही कमल को पकड़ेंगे आपको तब रियलाइज होगा कि कमल बड़े ही ऊपर तैर रहा हो लेकिन उसकी रूट नीचे दलदल में धसी रहती है। तो कमल बन जाता है, प्लावी है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन कैसा है, जड़ वाला है, रूटेड है। तो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आ जाएगी। ये कमल समझ सकते हैं आप, इसको जल कुमुदनी समझ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जल कुमुदनी, निम्फिया एंड कमल, जिसमें आता है नीलम्बियम, लोटस। अब रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, कमल, जल कुमुदनी, नीलम्बियम एंड निम्फिया क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे और मृत्यु हो जाएगी। तो इनकी बॉडी इकट्ठी यहाँ हो जाएगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर, और लेवल बढ़िया है। लगातार पहली स्टेज से लेकर 4th स्टेज पर आ चुके हैं और लगातार देखिए लेक के अंदर, झील के अंदर या तालाब के अंदर नीचे गहराई जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि नीचे मृत पदार्थ बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ गया। अब क्या होगा, अब मृत पदार्थ है यहाँ पर, बैक्टीरिया, फंगस, जीवाणु एवं कवक है, वो लगातार अपघटन कर रहे हैं। तो अपघटन करेंगे तो क्या होगा, ये हमने जो एरो दिखाए हैं इसमें कंफ्यूज ना हो, ये माइक्रोब्स यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो खनिज लवण निकल रहे हैं, खनिज लवण जल में घुल गए हैं। अब जल में जब खनिज लवण का लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ग्रो करने वाले जो पादप है वो ये सोचते हैं कि हमें फिर जड़ नीचे रखने की क्या आवश्यकता है, ऊपर ही तैरते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट आ जाते हैं जो फ्री फ्लोट करते हैं, मुक्त प्लावी अवस्था कहते हैं। ऐसे प्लांट जो मुक्त रूप से प्लावन करते हैं, मतलब फ्री फ्लोट करते हैं, फ्री फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपने प्लांट देखा होगा कि आप तालाब में जाओ, उसे पकड़ो और पकड़ कर बाहर उखाड़ कर फेंक दो, वो है जल कुंभी, आइकोर्निया। आइकोर्निया जल कुंभी, जो जल में एक खरपतवार की तरह भी रहता है, वो बनाता है फ्री फ्लोटिंग स्टेज या मुक्त प्लावी अवस्था। अब मुक्त प्लावी अवस्था आ गई है, जल कुंभी ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, जनन करेगा और डेथ हो जाएगी, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, डेथ, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, डेथ। फाइनली उसकी भी डेड बॉडी नीचे इकट्ठी होगी। तो देखिए और डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने के बाद में अब ऐसे प्लांट आ जाएंगे जो नीचे रूटेड है और अच्छे खासे एक ट्री की तरह ऊपर खड़े हुए हैं, और इस स्टेज को कहते हैं नड अनूप अवस्था। नड अनूप अवस्था मतलब रीड स्वैम्प स्टेज, या इनको एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं, मतलब लैंड भी आ गई है थोड़ी और पानी भरा हुआ है, एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं, या रीड स्वैम्प स्टेज, एम्फीबियस स्टेज। इसके एग्जाम्पल है टाइफा एंड अजोला। टाइफा एंड अजोला, टाइफा एंड अजोला भी वही सेम काम करेंगे, बहुत सिंपल, ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और डेथ हो जाएगी। डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा, लेक के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, लेक कम गहरी होती जा रही है, शैलो होती जा रही है, पानी की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। और अब आ जाएंगे कच्छ, शादल, शादल अवस्था, या जिसे कहते हैं सेज स्टेज या मार्श मीडो स्टेज। याद रखें, से पहले रीड स्वैम्प आ चुकी है और उसके बाद में ये मार्श मीडो स्टेज, कच्छ शादल अवस्था। इसके अंदर दलदलीय पादप आ जाते हैं जो दलदल में ग्रो करता है, क्योंकि इस टाइम तक दलदल बन जाता है, दलदलीय पादप आ गए। अब सेज मार्श मीडो स्टेज वाले जो दलदलीय पादप हैं वो भी ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, उनकी भी डेथ होगी, और डेथ होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में वहाँ पर लगातार इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद में आप देख सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ा दिया है। और सेज स्टेज के बाद में आ जाती है गुल्म अवस्था या स्क्रब स्टेज। याद रखें, स्क्रब स्टेज। और स्क्रब स्टेज में ऐसे आ जाते हैं काष्ठीय झाड़ियाँ आ जाती हैं, श्रब्स आ जाते हैं, वुडी श्रब्स आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप लेक में जाएं तो आपको हल्का फुल्का पानी दिखाई देगा। कभी कितनी गहरी झील हुआ करती थी और अब वहाँ पर पेड़ पौधे ग्रो कर गए हैं, काष्ठीय झाड़ियाँ हैं और थोड़ी बहुत नमी बस बची हुई है। स्क्रब स्टेज, काष्ठीय पादप भी ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जनन करेंगे और मृत्यु हो जाएगी। और फाइनली वो कभी जो झील हुआ करती थी अब वो जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। तो 7th भाग के बाद में आती है चरम वन अवस्था, या इसे कह सकते हैं आप फॉरेस्ट स्टेज, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। तो सबसे लास्ट में कौन आई, फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज को कौन बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं, ट्रीज, जैसे कि यहाँ पर बनाए गए हैं, ट्री हैं ये, ध्यान रखें।
और इसके एग्जाम्पल है ओक एंड सैलिक्स। ओक एंड सैलिक्स ट्री स्टेज बनाते हैं। आप समझिए ध्यान से, देखिए इस जल युक्त बिल्कुल गहरी झील का एक सिक्वेंशियल मैनर में एक क्रम से तरीके से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना कौन सा अनुक्रमण कहलाता है? हाइड्रोसीरे। क्योंकि अब तो आपको पता है कि जल में पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जितनी भी झीलें हैं यदि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, किसी भी तरीके से आप झील में कोई दिक्कत परेशानी ना करें, तो क्या हर एक झील एक समय के बाद में फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी? तो इसका आंसर है इकोलॉजी के हिसाब से यस। एक टाइम के बाद में जितनी भी झील हैं यदि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें तो वो जंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जंगल में कन्वर्ट होने में, झील को इस जंगल में कन्वर्ट होने में लगभग 1000 साल लगेंगे, 1000 ईयर्स। इसलिए ऐसा होते हुए आप नहीं देख सकते, केवल आप समझ सकते हैं, जो कि आपको समझाया गया है। अब देखिए इस अनुक्रमण के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के यदि दृष्टि से मैं बात करूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये लगेगा कि सर ये स्टेज याद करनी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सर इनके ये एग्जाम्पल याद करने जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि इस हाइड्रोसीरे से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपके नीट यूजी के अंदर फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इजी लेवल का आता है वो ये कि आपसे कोई भी स्टेज पूछ लेगा, कहेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शन देकर विकल्प, इन 4 में बताइए कि जो पादप पल्वक अवस्था बनाते हैं। अब आपसे पादप पल्वक अवस्था पूछा, कौन बनाते हैं? तो ऑब्वियसली ओक और सैलिक्स तो जाएगा नहीं, और ना ही वैलिस्नेरिया जाएगा। आपको पता है पादप पल्वक अवस्था में आपने या तो बीजीए होना चाहिए ऑप्शन में, या डायटम्स या वॉल्वॉक्स। तो आपसे किसी भी स्टेज का नाम लेकर उस स्टेज के एग्जाम्पल पूछ लेगा। हो सकता है वो पूछ ले आपसे जल निमग्न अवस्था कौन बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल निमग्न अवस्था वैलिस्नेरिया बनाता है। तो पर्टिकुलर स्टेज को देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला था ये इजी लेवल का। अब दूसरे लेवल का क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का है। वो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन ये रहेगा, आपसे पूछेगा, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा आपको। आपकी जो 12th एनसीईआरटी इकोलॉजी में आप अनुक्रमण में जाएंगे सक्सेशन में, वहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, फिगर दी गई हैं। जो हमने ये फिगर बनाई है समझने के लिए, आप इन्हें ध्यान रखें। लेकिन जो आपको याद रखनी है फिगर, वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है फिगर, और वहाँ पर हर एक फिगर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको 2 फिगर ऐसी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे, और वो दोनों फिगर आपको क्लियर कट याद रखनी है कि वो किस किस स्टेज को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट कर रही है। कौन कौन सी? वो हैं ये 2, रीड स्वैम्प स्टेज एंड मार्श मीडो स्टेज। याद रखें, नड अनूप अवस्था एंड कच्छ शादल अवस्था। ये दोनों स्टेज जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, वो दोनों स्टेज ऐसी हैं, लगभग दोनों मिलती जुलती दिखती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। याद रखना है आपको कि रीड स्वैम्प में जल की मात्रा ज़्यादा होगी क्योंकि वो पहली स्टेज है इससे, और यहाँ पर जल की मात्रा कम रहेगी। तो दूसरा क्वेश्चन कैसा है बताते हैं आपको। एनसीईआरटी के अंदर बनी हुई रीड स्वैम्प स्टेज का जो फोटो है, उसका फोटो वो आपके पेपर में पेस्ट कर देगा, छाप देगा, और आपसे पूछेगा कि ये कौन सी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो तब आप ध्यान रखेंगे कि वो फोटो रीड स्वैम्प का है या मार्श मीडो का है, क्योंकि रीड स्वैम्प और मार्श मीडो में ही कंफ्यूजन होगा। तो आगे तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा डायग्राम बेस्ड, चित्र पर आधारित। तीसरा क्वेश्चन जो है टफ, वो टफ लेवल का है। वो क्वेश्चन देखिए कैसा होता है। एग्जामिनर क्या करेगा, वॉल्वॉक्स उठाएगा यहाँ से, वॉल्वॉक्स के बाद में वैलिस्नेरिया उठाएगा, वैलिस्नेरिया के बाद में कमल, उसके बाद में एजोला, दलदलीय पादप, और लास्ट में उठा लेगा ओक। तो 6-7 मैंने बताए एग्जाम्पल हर स्टेज के, और एक सीक्वेंस बनाएगा, और 3 ऑप्शन के अंदर इस सीक्वेंस को बिगाड़ देगा और कहेगा कि सही क्रम, जल क्रमक के अंदर पादपों का सही क्रम पहचानिए।
फाइंड करिए सही सीक्वेंस पादप का जो कि हाइड्रोसीरे में होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो फिर तो सारे ही याद करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप थोड़ा स्मार्ट हो तो देखिए क्या आपको पता है कि शुरुआत कौन करेगा जल क्रमक के अंदर, डायटम्स या वॉल्वॉक्स। आपको एक ऑप्शन में दिखा कि वॉल्वॉक्स से पहले, और 3 ऑप्शन में कहीं पर ये आ रहा है कहीं पर ये, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। हो सकता है स्मार्ट हो वो क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया टफ दिया हो कि 2 ऑप्शन में वॉल्वॉक्स और डायटम्स आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको बीच में नहीं देखना है, बस लास्ट में ओक और सैलिक्स। आपको पता होना चाहिए कि पुरोगामी अवस्था तो ये बनाते हैं और उसके बाद में जो चरम अवस्था है वो ओक और सैलिक्स बनाते हैं। यदि आप पहली स्टेज पायनियर स्टेज पकड़ गए और क्लाइमेक्स स्टेज पकड़ गए, बीच में चाहे कितने भी एग्जाम्पल दिए हों उससे कोई मतलब नहीं, आपका सही आंसर बन जाएगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, एक्सरसाइज 2 के अंदर दिया है, आप उसे देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए 3 तरह के क्वेश्चन है। टफ टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। ये जल क्रमक के बारे में हमने यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ली इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखें। तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब जल क्रमक के बाद में, अच्छा इसमें एक और ध्यान रखें, पायनियर पुरोगामी अवस्था कौन बना रहा है यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन। चरम अवस्था कौन बना रहा है, फॉरेस्ट, ओक एंड सैलिक्स। और बीच में ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है, सीरल स्टेज है। और पूरा का पूरा क्या है, ये हाइड्रोसीरे जल क्रमक। सो जल क्रमक के बाद में हम दूसरा अनुक्रमण देखेंगे, चट्टान के ऊपर लिथोसीरे के बारे में बात करेंगे।